नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शांति निकेतन में। आज जो यह हम पेपर लेकर आए हैं, यह पेपर है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग राजकीय महाविद्यालय प्रवक्ता परीक्षा की, जीडीसी की, जो परीक्षा हुई थी 3 नवंबर 2019 में। इसके पहले जो हमने प्रैक्टिस सेट करवाया था आपको, जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाए थे, उसमें आपके यूपीएचएससी के सारे पेपर करवाया हमने, जो अभी तक सारे एग्ज़ाम हुए हैं। और इसके पहले जस्ट जो वीडियो आया था उसमें भी हमने प्रवक्ता परीक्षा जो हुई थी उसको करवाया। अभी ये जो वीडियो अभी जो आएंगे वो जितनी भी प्रवक्ता की परीक्षा हुई हैं जीडीसी की, उन पे संबंधित उनके पुराने क्वेश्चंस को लेकर यहाँ पे वीडियो आएगा। उसके बाद राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्ज़ाम हुआ है उससे संबंधित सारे पेपर आएंगे। फिर हरियाणा, ठीक है, तो ऐसे क्रम वाइज आएगा। तो आप सभी परेशान नहीं होइएगा। ये जो वीडियो है आप सभी के लिए, जो असिस्टेंट प्रोफेसर उत्तर प्रदेश में एग्ज़ाम होने वाला है यूपीएचएससी का, और साथ ही आपके लिए यह राजस्थान और मध्य प्रदेश में जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम होगा उसके लिए भी महत्वपूर्ण है। साथ ही आप इसे टीजीटी पीजीटी हिंदी के लिए भी महत्वपूर्ण समझ सकते हैं। उम्मीद है आप सभी को समझ में आएगा यह वीडियो, और अगर अच्छा लगे तो वीडियो लाइक ज़रूर करिएगा। साथ ही अगर आपको करंट अफेयर पढ़ना है तो आप हमारे चैनल पे जा कर के वहाँ से पढ़ सकते हैं फर्स्ट पेपर के लिए। चलिए आगे हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित रचनाओं और रचनाकारों में से सही विकल्प है। यहाँ पे 4 विकल्प दिए हैं और हमें बताना है कि इनमें से सही विकल्प कौन सा है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है सी, भाषा भूषण जसवंत सिंह। ठीक है, भाषा भूषण जसवंत सिंह का है। कर्णाभरण जो याकूब खां का नहीं बल्कि यह कवि गोविंद का है। किसका है? कवि गोविंद का। ठीक है। और रतन हजारा जो है वह रस निधि की रचना है। रतन हजारा रस निधि की रचना है। और रस रहस्य की बात करें तो यह कुलपति मिश्र की रचना है। ठीक है, कुलपति मिश्र की रचना है। ठीक है, तो सही विकल्प यहाँ पे हमारा सी हो जाएगा। भाषा भूषण जो है वो जसवंत सिंह की रचना है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुलसी गंग दुओ भय सुकविन के सरदार, कविवर गंग के संबंध में यह किसका कथन है? तो इसमें हमारा 4 विकल्प दिया हुआ है। ठीक है, सही विकल्प हमें बताना है, क्या सत्य है? सही विकल्प है डी, भिखारी दास। यह जो कथन है वह किसका है? भिखारी दास जी का। भिखारी दास जी के प्रमुख अगर हम रचनाओं की बात करें तो काव्य निर्णय, सारांश, रस सारांश, छंदार्णव पिंगल, श्रृंगार निर्णय, नाम प्रकाश, विष्णु पुराण भाषा, छंद प्रकाश, शतरंज शतिका, अमर प्रकाश आदि इनकी बहुत सी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी, उपयुक्त उद्धरण में कौन सा अलंकार है? ये पूछा गया है। 4 विकल्प दिए गए हैं, हमें बताना है कौन सा विकल्प सत्य है। तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प है वह है सी, रूपक अलंकार। ठीक है, ये जो पंक्ति है कभी कभी पूछ लेता है, यह पंक्ति जयशंकर प्रसाद की है। ठीक है, यह पंक्ति जयशंकर प्रसाद जी की है और इनका एक जागरण गीत था जो कि लहर नाम के काव्य संग्रह में संकलित है, उससे यह पंक्ति ली गई है। और इसमें रूपक अलंकार है। इसमें मानवीकरण के द्वारा कवि ने उषा रूपी सुंदर नायिका का चित्रण किया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं, सखी संप्रदाय का प्रवर्तन किसके द्वारा हुआ? ठीक है, सखी संप्रदाय। 4 विकल्प यहाँ पे दिए हैं। तो इस प्रश्न का अगर हम सही उत्तर बताएं तो सही उत्तर क्या होगा? ए, स्वामी हरिदास। ठीक है, स्वामी हरिदास जो हैं उन्होंने सखी संप्रदाय का प्रवर्तन किया था, और जो कि निम्बार्क मत की यह एक शाखा है। ठीक है, इसे हरिदासी संप्रदाय भी कहा जाता है। इस संप्रदाय में क्या है, भगवान श्री कृष्ण की उपासना सखी भाव से की जाती है। ठीक है, अर्थात इसमें जो भक्त होता है वो अपने आप को श्री कृष्ण जी की सखी मानकर उनकी सेवा और उपासना करता है।
और अगर हम हित हरिवंश जी की बात करें तो यह राधा वल्लभी संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। ठीक है, राधा वल्लभी संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। बिहारी को किस कवि के रीति कवियों में माना जाता है? 4 विकल्प दिए गए हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न का हमारा सही विकल्प है, हम सभी जानते हैं, रीति सिद्ध कवि। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतिकालीन कवियों को 3 श्रेणियों में बांटा था। पहला था रीति 3 पार्ट इन्होंने किए थे, पहला रीतिबद्ध, दूसरा रीति सिद्ध और तीसरा रीति मुक्त। तो रीतिबद्ध के अंतर्गत इन्होंने विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने बिहारी, सेनापति, बेनी, कृष्ण कवि, रसनिधि, पजनेश, रीति सिद्ध कवियों में, रीति सिद्ध कवियों में इन्होंने बिहारी, सेनापति, कृष्ण कवि, रसनिधि इत्यादि को रखा था। मुख्य रूप से बिहारी ही आते हैं। रीति मुक्त कवियों में बात करें तो घनानंद, आलम, शेखा, बोधा, ठाकुर, ठीक है, ये सारे कवि आते हैं। रीति बद्ध कवियों की बात करें तो रीतिबद्ध कवियों में केशव, चिंतामणि, मतीराम, देव, रसलीन, भूषण, कुलपति मिश्र, भिखारी दास इत्यादि महत्वपूर्ण कवि आते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो बिहारी जो हैं हमारे वो रीति सिद्ध कवि हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुलसी, बिहारी, मतीराम और वृंद आदि कवियों की 7 सतसइयों का संकलन सतसई सप्तक में हुआ है। इस सतसई सप्तक के संकलनकर्ता कौन थे? ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प है वो क्या है? बी, डॉक्टर श्याम सुंदर दास। सतसई सप्तक, जो ये सतसई सप्तक है इसके संकलनकर्ता डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी हैं। श्याम सुंदर दास जी हिंदी के एक प्रसिद्ध आलोचक और शिक्षाविद रहे हैं। ठीक है, इन्होंने राम नारायण मिश्र और शिव कुमार मिश्र के साथ मिलकर 1893 ईस्वी में नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना की थी। ठीक है, अगर हम अन्य तथ्यों की बात करें जो डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी से जुड़ा हुआ है तो इनके कुछ मौलिक रचनाओं की बात करते हैं। इनकी कुछ मौलिक रचनाएं हैं हिंदी कोविद रत्नमाला भाग 1 और भाग 2, जो कि 1909 से लेके 1915 ईस्वी में प्रकाशित हुई। साहित्यालोचन 1922 ईस्वी, भाषा विज्ञान 1923 ईस्वी, हिंदी भाषा का विकास 1924 ईस्वी, गज कुसुमावली 1925 ईस्वी, भारतेंदु हरिश्चंद्र 1927 ईस्वी, हिंदी भाषा और साहित्य 1930 ईस्वी, गोस्वामी तुलसीदास 1931 ईस्वी, रूपक रहस्य 1931 ईस्वी, भाषा रहस्य भाग 1 1935 ईस्वी, हिंदी गद्य के निर्माता भाग 1 और भाग 2 1940 और 1941 ईस्वी, मेरी आत्मकहानी 1941 ईस्वी। इन्होंने कुछ संपादित ग्रंथ भी हैं इनके, जैसे चंद्रावती अथवा नासिकेतोपाख्यान 1901, यह इनका संपादित ग्रंथ है। ठीक है, और भी बहुत सारे इनके संपादित ग्रंथ हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, देव माने जाते हैं क्या? रसवादी आचार्य, अलंकारवादी, रीतिवादी या फिर वक्रोक्तिवादी? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है रसवादी। देव रसवादी आचार्य माने जाते हैं। इन्होंने रस क्षेत्र में छल, ठीक है, इसे आप याद रखिएगा, छल छल नाम की एक नामक नवीन 34वां, ठीक है, 33 संचारी भाव थे तो 34वां संचारी भाव की उद्भावना की है इन्होंने। ठीक है, देव को देव जो को आचार्य और कवि दोनों रूपों में ही प्रसिद्धि मिली है। इनकी कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, जैसे भाव विलास, अष्टयाम, भवानी विलास, प्रेम तरंग, कुशल विलास, देवचरित्र, जाति विलास, रस विलास, प्रेम चंद्रिका, सुजान विनोद या रसानंद लहरी, शब्द रसायन या काव्य रसायन, सुख सागर तरंग, राग रत्नाकर, प्रेम पचीसी, तत्व दर्शन 25, आत्मदर्शन 25, देव शतक, देव माया प्रपंच इत्यादि। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से विट्ठलनाथ के शिष्य हैं कौन? कृष्णदास, नंददास, कुंभनदास या फिर परमानंद दास?
तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी, नंददास। ठीक है। वल्लभाचार्य के पुष्टि मार्ग में 8 कवियों पर वल्लभाचार्य जी के जो पुत्र थे गोस्वामी विट्ठलनाथ जी ने, उन्होंने अपने आशीर्वाद की छाप लगाई, उन जिन्हें अष्ट छाप का कवि कहा गया। इन 8 कवियों में 4 वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे और 4 गोस्वामी विट्ठलनाथ जी के। अगर वल्लभाचार्य जी के शिष्यों की बात करें, कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास, और विट्ठलनाथ जी के शिष्यों की बात करें तो नंददास, गोविंद स्वामी, शीश स्वामी और चतुर्भुज दास। ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, अनुराग बांसुरी के रचनाकार हैं कौन? मुल्ला दाऊद, कासिम शाह, शेख रहीम या फिर नूर मोहम्मद? तो अनुराग बांसुरी के जो रचनाकार हैं वह हैं नूर मोहम्मद, और यह जो रचना है 1764 ईस्वी में लिखी गई, इसका प्रकाशन हुआ। ठीक है, 1764 में। और बाकी अगर हम शेख रहीम की बात करें तो इनकी रचना प्रमुख है पंचाध्यायी। ठीक है, पंचाध्यायी, और जिसका प्रकाशन हुआ था 1699 ईस्वी में। मुल्ला दाऊद की महत्वपूर्ण रचना है चंदायन। ठीक है, और जिसका प्रकाशन हुआ था 1379 ईस्वी में। कासिम शाह की है हंस जवाहिर। ठीक है, हंस जवाहिर, जो कि 1736 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी प्रवृत्ति संत काव्य में नहीं है? गुरु की महत्ता, बाह्याडंबरों का खंडन, रहस्यवादी भावना या फिर वर्ण व्यवस्था का समर्थन। ठीक है, तो सही विकल्प है डी, वर्ण व्यवस्था का समर्थन संत काव्य की प्रवृत्ति में नहीं आता। गुरु की महत्ता, बाह्याडंबरों का खंडन, रहस्यवादी भावना, निर्गुण ब्रह्म की उपासना, ज्ञान और प्रेम पर बल, योग और भक्ति का समन्वय, मानवतावादी दृष्टि, हिंदू मुस्लिम एकता पे बल, छुआछूत पर वर्ण व्यवस्था का विरोध, अनुभूति की प्रामाणिकता, समानता पर बल, लोक भाषा और सदुक्कड़ी भाषा का प्रयोग, ये सारे जो बिंदु हैं ये सभी संत काव्य की प्रमुख विशेषताओं के अंतर्गत आते हैं, जिसमें वर्ण व्यवस्था का समर्थन नहीं है, वर्ण व्यवस्था का विरोध किया गया है छुआछूत के आधार पर। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सूफी कवियों के संबंध में सत्य नहीं है? ठीक है, 4 कथन दिए गए हैं, इन्हें आप यहाँ पे देख लीजिए। तो सही विकल्प की बात करेंगे, सही विकल्प है बी, ये सभी कवि राजाओं के दरबारी कवि थे, यह कथन सत्य नहीं है। ठीक है, बाकी सूफी काव्यधारा जो है भक्तिकाल की एक प्रमुख काव्यधारा है और इसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेम मार्गी शाखा कहा है। ठीक है, जो सूफी कवि थे ये अमर प्रेम के उपासक और गायक थे, बिल्कुल सही है। ठीक है, बिल्कुल सही है। और इसके अलावा उन्होंने जो है जितने भी सूफी कवि थे उन्होंने ईश्वर को नारी को यानी प्रेमिका के रूप में और जीवात्मा साधक को पुरुष या प्रेमी के रूप में कल्पित किया। इनका मानना था कि अलौकिक प्रेम के माध्यम से ही लौकिक प्रेम के माध्यम से ही अलौकिक प्रेम की प्राप्ति संभव है। इसीलिए इन्होंने इश्क मजाजी लौकिक प्रेम से लेके इश्क हकीकी अलौकिक प्रेम को प्राप्त करने पे बल दिया था। ठीक है, और इन सभी सूफी कवियों ने अपने प्रबंध काव्यों की रचना मसनवी शैली में की थी, तो यह भी कथन सही हो जाएगा। और इन्होंने प्रबंध काव्यों की रचना की थी, तो ये भी सही है। अगर हम प्रमुख कवियों की बात करें तो असाइद, जैसे इनकी हंसावली, मुल्ला दाऊद, चंदायन या लोर कहा जाता है इसकी रचना को, मंझन मधुमालती, उस्मान का चित्रावली, जायसी का पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, शेख नबी का ज्ञानदीप, पुहकर का रस रतन। ठीक है, इत्यादि कुछ कवि थे। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। ये ब्रजभाषा के मतिराम ऐसे कवियों के समकक्ष हैं और कहीं कहीं तो भाषा और भाव के माधुर्य में पद्माकर से तक टक्कर लेते हैं। आचार्य शुक्ल ने यह किस कवि के लिए कहा है? तो इस प्रश्न का अगर हम सही उत्तर देखें तो सही उत्तर है ए, बेनी प्रवीण। बेनी प्रवीण के संदर्भ में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने यह बात कही हुई है। सन
1817 ईस्वी में नवरस नवरस तरंग नवरस तरंग नामक ग्रंथ इन्होंने लिखा था, ठीक है, जो कि इनका महत्वपूर्ण ग्रंथ है। और इसमें इन्होंने नायिका भेद, रस भेद और भाव भेद का निरूपण किया है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, इनकी सी विशुद्ध सरस शक्तिशालिनी ब्रजभाषा लिखने में और कोई कवि समर्थ नहीं हुआ। विशुद्धता के साथ प्रौढ़ता और माधुर्य भी अपूर्व है। ये वियोग श्रृंगार के प्रधान मुक्तक कवि हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का उक्त कथन किस कवि के विषय में है? 4 विकल्प दिए गए हैं, हमें बताना है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है सी, घनानंद, ठीक है। घनानंद के संदर्भ में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने यह कथन कहा है। घनानंद के संदर्भ में इनके कुछ और कथन हैं, जैसे प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक तथा जबानदानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रजभाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ। कुछ अन्य कथन हैं इन्हीं के संदर्भ में, जो कुछ हलचल है वह भीतर ही है, बाहर से यह वियोग प्रशांत और गंभीर है, न उसमें करवटें बदलना है, न सेज का आग की तरह तपना है, न उछल उछल कर भागना है, उनकी मौन मधि पुकार है। एक कथन है और इनका इन्हीं के संदर्भ में, ये साक्षात रसमूर्ति और ब्रजभाषा काव्य के प्रधान स्तंभों में हैं, ठीक है। तो ये इनके कुछ प्रमुख कथन थे घनानंद के संदर्भ में। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। छायावाद युग में लिखी गई कविता पुस्तक ब्रज रस के रचनाकार का नाम है। 4 विकल्प दिए गए हैं, वियोगी हरि, राय कृष्णदास, बेढप बनारसी, श्रीनाथ सिंह। तो इस प्रश्न का सही विकल्प है बी, राय कृष्णदास, ठीक है। राय कृष्णदास का जो रचना है कविता संग्रह है ब्रजरस, ब्रजरज और भावुक, ठीक है। वियोगी हरि की रचनाओं की हम बात करें तो भावना प्रार्थना, कविता संग्रह इनकी है भावना प्रार्थना, अंतर्नाद, प्रेम शतक, वीर सत्सई, जो पूछता है परीक्षा में। बेढप बनारसी का है काव्य कमल, श्रीनाथ सिंह का है उलझन, क्षमा, प्रेम परीक्षा, प्रजामंडल, जागरण, अपहृता, ठीक है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, थोड़ा सा धुंधला है लेकिन हम बोल रहे हैं, आप सभी सुनिएगा। शाह निजामुद्दीन चिश्ती की शिष्य परंपरा में हाजी बाबा के शिष्य थे, कौन थे? मंझन थे, कुतुबन थे, जायसी थे या फिर उस्मान थे? तो हाजी बाबा के जो शिष्य थे वह थे उस्मान, ठीक है। हाजी बाबा के शिष्य कौन थे? उस्मान थे। शेख मोहम्मद गौस के शिष्य मंझन थे। शेख मोहम्मद गौस के शिष्य मंझन थे। और सैयद बुरहान जो हैं, सैयद बुरहान कुतुबन के गुरु थे। और सैयद मुहीउद्दीन जायसी के गुरु थे, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, उम्मीद है आप सभी को समझ में आ रहा होगा। अगला प्रश्न है, हिंदी रीति ग्रंथों के अखंड परंपरा का आरंभ आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किससे माना है? तो इस प्रश्न का चिंतामणि से, बेनी से, महाराज जसवंत से या फिर भूषण से? तो उन्होंने चिंतामणि से हिंदी रीति ग्रंथों की अखंड परंपरा का आरंभ माना है, ठीक है। हिंदी साहित्य के इतिहास के इन्होंने उत्तर मध्यकाल प्रकरण 1 में शुक्ल जी लिखते हैं कि हिंदी रीति ग्रंथों की परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चली, अतः रीति काल का आरंभ उन्हीं से मानना चाहिए, ठीक है। ये इनका कथन है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित सूफी कवियों को उनकी रचनाओं के साथ सुमेलित कीजिए और दिए गए कूट का हमें बताना है। कवि दिए गए हैं, उनकी रचनाएं दी गई हैं, हमें कूट के माध्यम से बताना है कौन सा सही है। थोड़ा छोटा कर दे रहे हैं, आपको अच्छे से दिखेगा। फटाफट सारे प्रश्नों को सॉल्व करते हैं, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ए, ठीक है। उस्मान की जो रचना है वह है चित्रावली, ठीक है। नूर मोहम्मद की जो रचना है वह है अनुराग बांसुरी। कुतुबन की जो रचना है वह है मृगावती। कासिम शाह की जो रचना है वह है हंस जवाहिर, ठीक है। अगर हम बात करें अनुराग बांसुरी, इसका समय है 1764 ईस्वी, अनुराग बांसुरी का समय है 1764 ईस्वी। मृगावती की बात करें तो मृगावती का समय है 1503 ईस्वी।
हंस जवाहिर की बात करें तो 1736 ईस्वी, और चित्रावली की बात करें तो 1613 ईस्वी। ठीक है, बाकी सही विकल्प था ए, आप सभी को पता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कविता या घेराव में किसी बौखलाए हुए आदमी का संक्षिप्त एकालाप है। उक्त काव्य पंक्ति के रचयिता हैं। कौन है उक्त काव्य पंक्ति के रचयिता? तो बी, सुदामा प्रसाद पांडे धूमिल। ठीक है, यह पंक्ति इनकी संसद से सड़क तक, संसद से सड़क तक से ली गई है। ठीक है, इनके 3 काव्य संग्रह हैं, संसद से सड़क तक, कल सुनना मुझे और सुदामा पांडे का प्रजातंत्र। कुछ महत्वपूर्ण कविताएं हैं, मोचीराम, 20 साल बाद, पटकथा, रोटी और संसद, लोहे का स्वाद इत्यादि। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित कवियों में से एक भारतेंदु युगीन नहीं है। कौन? विकल्प है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र या फिर अंबिका दत्त व्यास। सही विकल्प है ए, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जो हैं वो द्विवेदी युगीन कवि हैं। ठीक है, बाकी सारे जो हैं वो भारतेंदु युगीन कवि हैं। भारतेंदु युगीन कवियों में प्रेमघन जी, प्रताप नारायण मिश्र जी, अंबिका दत्त व्यास, बाल मुकुंद गुप्त, बालकृष्ण भट्ट, राधाचरण गोस्वामी, जगमोहन सिंह, राधा कृष्ण दास, दुर्गा दत्त व्यास, लाला श्रीनिवास दास, नवनीत चतुर्वेदी, ये सभी भारतेंदु युगीन कवि हैं। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है, हो गया है व्यर्थ जीवन मैं रण में गया हार, यह काव्य पंक्ति निराला की किस कविता में है? तो यह जो पंक्ति है वह निराला की बनबेला से ली गई है। ठीक है, याद रखिएगा, नहीं तो कभी कभी कंफ्यूज होके हम राम की शक्ति पूजा लगा देते हैं। तो यह राम की शक्ति पूजा से नहीं बल्कि वन बेला से ली गई है। ठीक है, अगर हम बात करें इनके कुछ काव्य ग्रंथों की, काव्य संग्रह की, तो अनामिका 1923, परिमल 1930, गीतिका 1936, तुलसीदास 1938, अणिमा 1943, कुकुरमुत्ता 1942, नए पत्ते 1946, बेला 1946, अर्चना 1950, आराधना 1953, गीतगुंज 1954, सांध काकली। ठीक है, इत्यादि सारी रचनाएं हैं इनकी निराला जी की। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है, कौन एक सुमेलित नहीं है? यह हमें बताना है। 4 विकल्प दिए हैं, इन विकल्पों में जो सही उत्तर है वह है डी, सूखने का सुख, टूटने का सुख, यह अज्ञेय का है, यह सुमेलित नहीं है। टूटने का सुख जो है वह भवानी प्रसाद मिश्र जी की रचना है, भवानी प्रसाद मिश्र जी की रचना है। ठीक है, बाकी गीत फरोश भवानी प्रसाद मिश्र सही है। चांद का मुख टेढ़ा गजानन माधव मुक्तिबोध सही है। धूप के घाम गिरजा कुमार माथुर ये भी सही है। टूटने का सुख भवानी प्रसाद मिश्र का है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। गिरजे का घंटा इनकी पहली कविता मानी जाती है, इनकी मानी जाती है, विकल्प के माध्यम से बताना है। तो सुमित्रा नंदन पंत जी की मानी जाती है, सही विकल्प हो जाएगा बी। गिरजे का घंटा इनकी पहली कविता मानी जाती है और यह इसका समय है 1916 ईस्वी। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी पंत को छायावाद का प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं, इन्हें छायावाद का विष्णु भी कहा जाता है। पंत जी की कुछ रचनाओं की बात करेंगे। उच्छ्वास 1920, ग्रंथि 1920, वीणा 1927, पल्लव 1928, गुंजन 1932, युगांत 36, युगवाणी 1939, ग्राम्य 1940, स्वर्ण किरण 1947, स्वर्ण धूलि 1947, युगपथ 1948, उत्तरा 1949, रजत शिखर 1951, शिल्पी 1952, अंतिमा 1955, वाणी 1957, सवर्ण 1957, कला और बूढ़ा चांद 1959 ईस्वी। ठीक है, ये कुछ इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं थी पंत जी की। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, मैथिली शरण गुप्त कृत यशोधरा की विधा है। कौन सी विधा है यशोधरा? गद्य है, चंपू है, पद्य है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो सही विकल्प है सी, यशोधरा एक चंपू काव्य है जिसका प्रकाशन 1933 ईस्वी में हुआ था। यह गौतम बुद्ध के गृह त्याग की कहानी को केंद्र में रखकर लिया गया है। ठीक है, इसमें गौतम बुद्ध की पत्नी यशोधरा के विरहजन्य पीड़ा की अभिव्यक्ति बहुत ही मार्मिक ढंग से की गई है। गद्य पद्य मिश्रित यह एक चंपू काव्य है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है,
छायावाद तत्वतः प्रकृति के बीच जीवन का उद्गीत है। यह उद्घोष है किसका? महादेवी वर्मा का, नंदुलारे वाजपेयी का, जयशंकर प्रसाद का या फिर रामविलास शर्मा का? तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा ए। यह कथन है महादेवी वर्मा का। नंदुलारे वाजपेयी की कथन की बात करें छायावाद के संदर्भ में, तो नंदुलारे वाजपेयी कहते हैं मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का मान मेरे विचार से छायावाद की एक सर्वमान्य व्याख्या हो सकती है। ठीक है, याद रखिएगा। जयशंकर प्रसाद जी की महत्वपूर्ण पंक्ति है छायावाद के संदर्भ में, जब वेदना के आधार पर स्वानुभूति मची अभिव्यक्ति होने लगी, स्वानुभूति भरी अभिव्यक्ति होने लगी, तब हिंदी में उसे छायावाद के नाम से अभिहित किया गया। ठीक है। रामविलास शर्मा का महत्वपूर्ण कथन है छायावाद के संदर्भ में, छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं वरन थोथोथी नैतिकता, रूढ़िवाद और सामंती साम्राज्यवादी बंधनों के प्रति विद्रोह रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, मुक्तिबोध की प्रसिद्ध कृति चांद का मुख टेढ़ा है की भूमिका एक विलक्षण प्रतिभा शीर्षक से किसने लिखी है? ठीक है, तो सही विकल्प हो जाएगा हमारा बी, शमशेर बहादुर सिंह ने। ठीक है, शमशेर बहादुर सिंह ने लिखी है। शमशेर बहादुर सिंह की कुछ रचनाओं की बात करेंगे अगर हम, तो अभी आगे हम देखेंगे शमशेर बहादुर सिंह की कुछ रचनाओं को। हम यहाँ पे मुक्तिबोध की रचनाओं की बात कर लें तो मुक्तिबोध की काव्य संग्रह है चांद का मुख टेढ़ा है और भूरी भूरी खाक धूल। ठीक है, कहानी है काठ का सपना, सतह से उठता आदमी विपात्र। आलोचनात्मक कृतियां हैं कमायनी एक पुनर्विचार, नई कविता का आत्मसंघर्ष। ठीक है, नई साहित्य का सौंदर्य शास्त्र। 1971 ईस्वी का समय है, कमायनी एक पुनर्विचार का समय है 1961 और नई कविता का आत्मसंघर्ष 1964। काठ का सपना 1967, सतह से उठता आदमी कहानी जो है उनका 1971। चांद का मुख टेढ़ा है जो है इनका, इसका समय है 1964 ईस्वी। ठीक है, भूरी भूरी खाक धूल 1980 ईस्वी। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से एक द्विवेदी युगीन कविता की प्रकृति नहीं है, तो इसमें से कौन सी नहीं है? विकल्प है कल्पना का अतिरेक, राष्ट्रीयता, इतिवृत्तात्मकता, नीति और आदर्श का चित्रण। तो ए, कल्पना का अतिरेक हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिलता, या छायावाद में देखने को मिलता है। राष्ट्रीयता, इतिवृत्तात्मकता, नीति और आदर्श का चित्रण, सामाजिक समस्याओं का चित्रण, मानवतावादी विचारधारा का प्रादुर्भाव, ब्रजभाषा के रूप में खड़ी बोली की प्रतिष्ठा, काव्य रूपों की विविधता, अनुदित रचनाएं, प्रबंध काव्यों की रचना, ये सारी जो विशेषताएं हैं ये त्रिवेदी युगीन विशेषताएं हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, सही युग्म का चयन करना है। इधर फिलहाल, इन दिनों, समय है सहचर, सोना माटी, कुछ रचनाएं दी गई हैं। इधर रचनाकार दिए गए हैं विपिन कुमार अग्रवाल, रघुवीर सहाय, रामदरस मिश्र, कुंवर नारायण। मिलान करना है, कौन सा सही युग्म है? सही युग्म है सी, समय है सहचर, रामदरस मिश्र की रचना है। ठीक है, फिलहाल जो है वो विपिन कुमार अग्रवाल की रचना नहीं है बल्कि यह अशोक वाजपेयी की रचना है। इन दिनों रघुवीर सहाय की रचना नहीं है बल्कि यह कुंवर नारायण की रचना है। और सोना माटी कुंवर नारायण की रचना नहीं बल्कि यह विवेकी राय की रचना है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। उठ जाग मुसाफिर भोर भई अब रैन कहाँ जो सोवत है, यह किस अवधि सम्राट कवि की रचना है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी, बंशीधर शुक्ल। ठीक है, यह अवधि सम्राट बंशीधर शुक्ल की रचना है। यह हिंदी और अवधी भाषा के कवि होने के साथ साथ स्वतंत्रता सेनानी और राजनेता भी थे। ठीक है, इनकी एक और पंक्ति है, कदम कदम बढ़ाए जा खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की तो कौम पर लुटाए जा। ठीक है, चलिए ये भी याद रखिएगा आप सभी। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। हिंदी में प्रयोगवाद का प्रारंभ किस रचना से माना जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर है डी, तार सप्तक से। ठीक है, 1943 ईस्वी में अज्ञेन जी ने 7 कवियों का एक मंडल बनाकर तार सप्तक का संपादन किया। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। द्विवेदी युगीन निम्नलिखित रचनाओं में से एक महाकाव्य नहीं है, तो कौन नहीं है? सही विकल्प में बताना है हमको। सही विकल्प है ए, जयद्रथ वध। जयद्रथ वध महाकाव्य नहीं बल्कि यह खंड काव्य है। ठीक है, जिसका समय
1910 ईस्वी है। ठीक है, और बाकी यह मैथिली शरण गुप्त की रचना है, ये भी याद रखिएगा, गुप्त जी की रचना है मैथिली शरण गुप्त। साकेत जो है यह महाकाव्य है। ठीक है, और 1931 ईस्वी में लिखा गया। ठीक है, बाकी रामचरित चिंतामणि यह भी महाकाव्य है और रामचरित उपाध्याय के द्वारा 1920 ईस्वी में लिखा गया। प्रिय प्रवास महाकाव्य है, 1931 ईस्वी में अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के द्वारा लिखा गया। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, रामधरस मिश्र को किस काव्य संग्रह के लिए वर्ष 2015 का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी, आग की हंसी। आग की हंसी के लिए इनका यह कविता संग्रह है। ठीक है, कविता संग्रह है जिसके लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। ठीक है, और इसके पहले इनको 2001-2 में सलाका सम्मान और 2011 में आम के पत्ते काव्य संग्रह के लिए, कविता संग्रह के लिए व्यास सम्मान भी मिला था। ठीक है, इनकी कुछ कृतियां हैं, जैसे पक गई है धूप, आग की हंसी, कंधे पर सूरज, शब्द सेतु, पथ के गीत, बेरंग बेनाम चिट्ठियाँ, आग कुछ नहीं बोलती, बारिश में भीगते बच्चे, हंसी ओठ पर आंखें नम हैं, आम के पत्ते इत्यादि। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, ज्ञान भिन्न कुछ क्रिया भिन्न है, इच्छा क्यों पूरी हो मन की, एक दूसरे से ना मिल सके, यह विडंबना है जीवन की। यह पंक्तियां कमानी के किस सर्ग से ली गई है? तो यहाँ पे सही विकल्प जो होगा वह है डी, रहस्य नामक सर्ग से ली गई है। ठीक है, कमानी एक महाकाव्य है और 1936 ईस्वी में जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा रचा गया। इसमें टोटल 15 सर्ग हैं। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, प्रयाग रामागमन के लेखक हैं कौन? 4 विकल्प है। प्रयाग रामागमन के लेखक कौन है? तो वह है प्रेमघन जी, सही विकल्प हो जाएगा बी। प्रेमघन की अन्य रचनाओं की बात करेंगे, प्रयाग रामागमन, जीर्ण जनपद, आनंद अनुरोदय, हार्दिक हर्षादर्श, मयंक महिमा, अलौकिक लीला, वर्षा बिंदु, भारत सौभाग्य। भारतेंदु की रचनाओं की बात करें तो प्रेम मालिका, प्रेम सरोवर, गीत गोविंदानंद, वर्षा विनोद, प्रेम फुलवारी, वेणु गीत, प्रेमाश्रुवर्णन, प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग, प्रेम प्रलाप, विजय वल्लरी, विजयनी, विजय पताका, नए जमाने की मुकरी, उत्तर भक्तमाला इत्यादि इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं। प्रताप नारायण मिश्र की रचनाओं की बात करें तो प्रेम पुष्पावली, मन की लहर, लोकोक्ति शतक, श्रृंगार विलास, तित्याताम। अंबिका दत्त व्यास की रचनाएं हैं पावस पचासा, सुकवि सत्सई, हो होरी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, शत्रु बन गया है छल रहित व्यवहार मेरा, यह पंक्ति किस कृति से ली गई है, किस रचना से? सही विकल्प है डी। ठीक है, मधु कलश से। मधु कलश जो है वो हरिवंश राय बच्चन जी की रचना है, जो, और यह पंक्ति जो है कवि की वासना, कवि की वासना नामक कविता से ली गई है, जो मधु कलश नामक काव्य संग्रह में संग्रहित है। इनकी अन्य कृतियां हैं मधुशाला, मधुबाला, मधु कलश, मिलन यामिनी, प्रणय पत्रिका, निशा निमंत्रण, दो चट्टाने। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, दिनकर के किस काव्य ग्रंथ में युद्ध और शांति की समस्या का चित्रण मिलता है? तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा सी, कुरुक्षेत्र में। ठीक है, कुरुक्षेत्र में युद्ध और शांति की समस्या का चित्रण मिलता है। यह काव्य महाभारत के भीष्म युधिष्ठिर संवाद पर आधारित है। दिनकर ने इसकी रचना द्वितीय विश्व युद्ध की विभीषिका से प्रेरित होकर के किया था। ठीक है, उर्वशी जो है वो दिनकर की एक काव्य नाटक है। ठीक है, इसमें पुरुरवा और उर्वशी के प्रेम की मार्मिक अभिव्यक्ति है और इसके लिए इन्हें 1972 का ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला। रसमरथी जो है वो कर्ण के जीवन पे आधारित है। ठीक है, और सामधेनी जो है वो काव्य जो है, ये सामधेनी काव्य उनका, यह राष्ट्रीयता का मूल स्तर, इसमें राष्ट्रीय भावनाएं अभिव्यक्त की गई हैं। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। लोकायतन पंत की प्रबंध कृति है जो किन 2 खंडों में विभाजित है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए, बाह्य परिवेश और अंतस चैतन्य। ठीक है, लोकायतन 2 भागों में विभाजित है। ठीक है, और यह 680 पृष्ठों का एक प्रबंध काव्य है जो कि महात्मा गांधी जी के जीवन पर आधारित है।
ठीक है। इसका मुख्य उद्देश्य सामूहिक भाव है। इसके लिए इन्हें सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया है। प्रथम खंड में आज़ादी की प्राप्ति और द्वितीय खंड में स्वतंत्रता के बाद की स्थिति को दर्शाया गया है। अगला प्रश्न है हमारा, ठेठ हिंदी का ठाठ किस विधि की रचना है? तो इस प्रश्न का सही जो उत्तर है उसे देखेंगे, डी, उपन्यास। ठेठ हिंदी का ठाठ अयोध्या सिंह उपाध्याय जी की रचना है। अयोध्या सिंह उपाध्याय की अगर हम रचनाओं की बात करें तो इनके उपन्यास हैं ठेठ हिंदी का ठाठ, या इसे देवबाला कहते हैं, 1899 ईस्वी, अधखिला फूल 1907 ईस्वी। इनके कुछ काव्य संग्रह हैं जैसे कबीर कुंडल 1899, श्री कृष्ण शतक 1900, प्रेम प्रपंच 1900, प्रेमाम्बु प्रवाह 1900, प्रेमाम्बु वारिद 1900 ईस्वी, प्रेमाम्बु प्रस्तुरण 1900 ईस्वी, प्रेम पुष्पोहार 1904 ईस्वी, प्रिय प्रवास 1914, ऋतुमुकर 1917, पद्म प्रमोद 1920, चोखे चौबदे 1924, चुभते चौबदे 1924, पद्म प्रसून 1924, उपहार 1928, रसकलश 1931, कल्पलता 1938, वैदेही वनवास 1940, पारिजात 1940, मर्म स्पर्शी 1944। इनकी कुछ आलोचना है, आलोचना ग्रंथ है हिंदी भाषा और साहित्य का विकास, और इनके नाटक हैं प्रद्युम्न विजय और रुक्मणी परिणय। ठीक है, चलिए, उम्मीद है आप सभी को समझ में आ रहा होगा। अगला प्रश्न है हमारा, हरिवंश राय बच्चन की काव्यधारा का उल्लेख कीजिए। ठीक है, तो हरिवंश राय बच्चन की काव्यधारा हम सभी जानते हैं, हालावादी काव्यधारा है। सही विकल्प हो जाएगा बी, जिसका समय 1933 ईस्वी से लेकर 1936 ईस्वी तक माना जाता है। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, जिंदगी और गुलाब किसका कहानी संग्रह है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, उषा प्रियमवदा। ठीक है, उषा प्रियमवदा की कुछ रचना कहानियों की अगर हम बात करें, इनके कुछ कहानी संकलन की, तो जिंदगी और गुलाब 1961 ईस्वी, फिर बसंत आया 1961 ईस्वी, एक कोई दूसरा 1966, कितना बड़ा झूठ 1972। मृणाल पांडे की प्रमुख कहानी संकलन की बात करेंगे, दरमियान 1977, शब्दवेदी 1980, एक नीच ट्रेजेडी 1981, एक स्त्री का विदा गीत 1983। चित्रा मुग्दल की कुछ कहानी संग्रह की बात करेंगे, जहर ठहरा हुआ 1980, लाक्षागृह 1982, अपनी वापसी 1983, इस हमाम में एवं 11 लंबी कहानियाँ 1987 ईस्वी, जगदम्बा बाबू गांव आ रहे 1992, जिनावर 1996, भूख 2001, लपटें 2002, पेंटिंग अकेली 2014। मृदुला गर्ग की कुछ कहानी संकलन की बात करेंगे, कितनी कैदें 1975 ईस्वी, टुकड़ा टुकड़ा आदमी 1977 ईस्वी, डैफोडिल जल रहे हैं 1978 ईस्वी, ग्लेशियर से 1980 ईस्वी, उर्फ सैम 1986 ईस्वी, समागम 1996 ईस्वी, मेरे देश की मिट्टी आहा 2001 ईस्वी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, गोदान उपन्यास की मुख्य कथा का आधार है? तो मुख्य कथा का आधार क्या है? कृषक जीवन, हम सभी जानते हैं, जयशंकर प्रसाद जी की रचना है, समय है 1936। अगला प्रश्न है हमारा, अमृतलाल नागर का प्रथम प्रकाशित उपन्यास कौन सा है? तो अमृतलाल नागर का सबसे पहले प्रकाशित उपन्यास है बूंद और समुद्र। ठीक है, इनके कुछ उपन्यासों की बात करेंगे। इससे पहले एक इनका उपन्यास था महाकाल, जो कि 1947 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, लेकिन इसको बाद में भूख नाम के शीर्षक से बाद में प्रकाशित किया गया। ठीक है, और इसके बाद आता है बूंद और समुद्र, जिसका समय है 1956 ईस्वी। ठीक है, बूंद और समुद्र। शतरंज के मोहरे 1959 ईस्वी, सुहाग के निपुण 1960 ईस्वी, अमृत और विष 1966 ईस्वी, सात घूंघट वाला मुखड़ा 1968 ईस्वी, एकदा नैमिषारण्य 1992, मानस का हंस 1992, नाचो बहुत गोपाल 1978, सॉरी मानस का हंस 1972, एक मिनट सॉरी, एकदा नैमिषारण्य 1972, मानस का हंस 1972, नाचो बहुत गोपाल 1978 ईस्वी, खंजन नयन 1981 ईस्वी, बिखरे तिनके 1982 ईस्वी, अग्निगर्भा का समय है 1983 ईस्वी, करवट का समय है 1985 ईस्वी, पीढ़ियाँ 1990 ईस्वी। ठीक है, उम्मीद है आप सभी को समझ में आ रहा होगा। थोड़ा सा जो गलती हो गई उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सामाजिक उपन्यास अमर बेल के लेखक कौन हैं?
तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, वृंदावन लाल वर्मा। ठीक है, वृंदावन लाल वर्मा ने कुछ सामाजिक उपन्यास रचे, जैसे अमरबेल, कुंडली चक्र, प्रेम की भेंट, प्रत्यागत, कभी न कभी, अचल मेरा कोई, लगन, संगम, सोना, आहत। ठीक है, और वृंदावन लाल वर्मा के कुछ ऐतिहासिक उपन्यास थे, जैसे गढ़कुंठार, विराटा की पद्मिनी, मुसाहिबजू, कचनार, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, मृगनयनी, टूटे कांटे, माधव जी सिंधिया, भुवन विक्रम, अहिल्याबाई, रामगढ़ की रानी, सोती आग, महारानी दुर्गावती, कीचड़ और कमल, देवगढ़ की मुस्कान, ललितादित्य। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से एक उपन्यास की कथा वस्तु का संबंध औपनिर्धिक है, युग से है। ठीक है, तो किसका है? तो वह है अनाम दास का पौता, औपन्यासिक युग से है। ठीक है, इसका समय है 1976 ईस्वी। बाणभट्ट की आत्मकथा जो है वो हर्षकालीन सामाजिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमि पर लिखी गई। पुनर्नवा गुप्तकालीन समुद्रगुप्त के ऐतिहासिक एवं सामाजिक पृष्ठभूमि पर लिखी गई। और चारुचंद्र लेख 1963 ईस्वी में लिखा गया, जो कि सातवाहन युगीन समय को यहाँ पे दिखाया गया है। ठीक है, बाणभट्ट की आत्मकथा का समय है 1946 ईस्वी। पुनर्नवा का समय है 1973 ईस्वी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, व्यक्तिवादी उपन्यासों की परंपरा में निम्नलिखित में से कौन नहीं है? तो सही विकल्प हो जाएगा डी, गोपाल राम गहमरी। व्यक्तिवादी उपन्यास नहीं, बल्कि ये जासूसी उपन्यास हैं। व्यक्तिवादी उपन्यासों में भगवती चरण वर्मा, उपेंद्र नाथ अस्क, रामेश्वर शुक्ल अंचल, भगवती प्रसाद वाजपेयी, ठीक है, ये सभी आते हैं। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी के प्रथम उपन्यासकार कौन है? तो हम सभी जानते हैं, विकल्प हो जाएगा सी, श्री लाला श्रीनिवास दास जी। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल ने परीक्षा गुरु को पहला उपन्यास माना। ठीक है, जो कि 1882 में लिखा गया। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने भाग्यवती को माना, जो कि सद्दाराम फुल्लौरी की रचना है, उपन्यास है, जिसका समय है 1877। डॉक्टर गोपाल राय ने देवरानी जेठानी की कहानी को पहला उपन्यास माना, जिसका गौरी दत्त की रचना है, जिसका समय है 1870 ईस्वी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पूर्ण प्रकाश चंद्र प्रभा को पहला उपन्यास माना, जिसका समय है 1889 ईस्वी, जो कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचना है। डॉक्टर श्री कृष्ण लाल ने चंद्रकांता को पहला उपन्यास माना, जो कि देवकीनंदन खत्री के द्वारा लिखा गया 1888 ईस्वी में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मनोहर श्याम जोशी की रचना नहीं है, कौन सी नहीं है? तो सही विकल्प है सी, सोना माटी। सोना माटी इनकी रचना नहीं, बल्कि यह विवेकी राय की है। ठीक है, मनोहर श्याम जोशी की कुछ उपन्यास हैं, जैसे सोना माटी, यह उपन्यास है विवेकी राय का। मनोहर श्याम जोशी के कुछ उपन्यास देखेंगे, कुरु कुरु स्वाहा 1980, कसब 1982, हरिया, क्यूलिस की हैरानी 1994, हमजाद 1996, टाटा प्रोफेसर 2001, व्याप 2001, कौन हूँ मैं 2006, उत्तराधिकारी 2015। विवेकी राय जी के कुछ उपन्यासों की बात करें तो विवेकी राय के कुछ उपन्यास हैं, बबूल 1964, पुरुष पुराण 1975, लोक ऋण 1977, श्वेत पत्र 1979, सोना माटी 1983, समर शेष है 1988, मंगल भवन 1994, नमामि ग्राम में 1997, देहरी के पार 2003। ठीक है, आगे देखेंगे, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उपन्यास और उपन्यासकारों का एक हमें बताना है, कौन सा युग्म अशुद्ध है? तो इसमें सही विकल्प हो जाएगा डी, करवट जो है वो राजेंद्र प्रसाद का नहीं है, बल्कि यह अमृतलाल नागर की रचना है, 1985 ईस्वी इसका समय है। बाकी काला पहाड़ भगवान दास मोरवाल की रचना है, जिसका समय है 1999 ईस्वी। अंधेरे के जुगनू रांगे राघव की रचना है, 1953 ईस्वी इसका समय है। ठीक है, वे दिन निर्मल वर्मा की रचना है, जिसका समय है 1964 ईस्वी। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, अधोलिखित में से
एक उपन्यास नासिरा शर्मा द्वारा लिखा है। कौन सा उपन्यास लिखा है? विकल्प है मछली मरी नहीं, और अगला विकल्प है वह अपना चेहरा, सात नदियाँ एक समुंदर, टेराकोटा। ठीक है, तो कौन सा नासिरा शर्मा के द्वारा लिखा गया? तो नासिरा शर्मा के द्वारा लिखा गया सात नदियाँ एक समुंदर। सात नदियाँ एक समुंदर 1984 ईस्वी में नासिरा शर्मा के द्वारा लिखा गया। मछली मरी नहीं, यह 1966 ईस्वी में राजकमल चौधरी के द्वारा लिखा गया। वह अपना चेहरा 1970 ईस्वी में गोविंद मिश्र के द्वारा लिखा गया। टेराकोटा 1970 ईस्वी में, टेराकोटा 1970 ईस्वी में लक्ष्मीकांत के द्वारा लिखा गया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। फणीश्वर नाथ रेणु के किस उपन्यास में पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित शरणार्थियों की दारुण दशा का चित्रण है? तो किस में चित्रण है? सही विकल्प है डी, जुलूस में। ठीक है, जुलूस जो कि 1965 ईस्वी में लिखा गया, इसमें पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित शरणार्थियों की दारुण दशा का चित्रण है। महिला आंचल जो कि 1954 ईस्वी में लिखा गया, इसमें बिहार राज्य के पूर्णिया जिले के मेरीगंज की कथा को आधार में बनाया गया है। दीर्घ तपा 1964 ईस्वी में लिखा गया, और यह वीमेंस वेलफेयर की आड़ में महिलाओं के यौन उत्पीड़न को उजागर करता है। पलटू बाबू रोड 1979 ईस्वी में लिखा गया, यह एक कस्बे की कहानी है जिसमें सामाजिक अंतर्विरोधों और राजनीतिक भ्रष्टाचारों को उजागर किया गया है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। प्रेमचंद शताब्दियों से पददलित, अपमानित और उपेक्षित कृषकों की आवाज़ थे। प्रेमचंद के संदर्भ में उक्त कथन किसका है? सही विकल्प किस हो जाएगा? सी, हजारी प्रसाद द्विवेदी का। और एक कथन और है इनका, हजारी प्रसाद द्विवेदी का इनके संदर्भ में, अगर आप उत्तर भारत की समस्त जनता के आचार विचार, रहन सहन, भाव भाषा, आशा आकांक्षा, सुख दुख और सूझबूझ जानना चाहते हैं तो प्रेमचंद से उत्तम परिचायक आपको नहीं मिल सकता है। ठीक है, तो ये कुछ कथन थे। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। त्रिशंकु कहानी संग्रह के रचनाकार हैं कौन? ठीक है, तो कौन है? मन्नू भंडारी। ठीक है, मन्नू भंडारी के कुछ कहानी संग्रह की बात करेंगे। मैं हार गई 1957, यही सच है 1966, एक प्लेट सैलाब 1968, तीन निगाहों की एक तस्वीर 1968, त्रिशंकु 1978। ठीक है, गीतांजलि श्री की कहानी संग्रह की बात करें हम, अनुगूंज 1995, वैराग्य 1999, यहाँ हाथी रहते थे 2002। अज्ञेय के कुछ कहानी संग्रह की बात करेंगे। विपथगा 1937, परंपरा 1940, कोठरी की बात 1945, शरणार्थी 1948, जयदोल 1951, अमर वल्लरी 1945, ये तेरे प्रतिरूप 1961। मृणाल पांडे की बात करेंगे। मृणाल पांडे की बात करें अगर तो दरमियान, शब्दवेदी, एक नीच ट्रेजेडी, एक स्त्री का विदा गीत। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास कमलेश्वर का नहीं है? ठीक है, विकल्प दिया है पीली आंधी, डाक बंगला, कितने पाकिस्तान, चौखट। तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे पीली आंधी और चौखट, दोनों ही जो हैं कमलेश्वर की रचना नहीं है। ठीक है, पीली आंधी जो है वो प्रभा खेतान की रचना है। पीली आंधी जो है वो प्रभा खेतान की रचना है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे अगर हम देखें एक चीज, कमलेश्वर की कुछ उपन्यासों को अगर हम देखेंगे तो एक सड़क 57 गलियां 1957 ईस्वी, डाक बंगला 1959 ईस्वी, लौटे हुए मुसाफिर 1961 ईस्वी, समुद्र में खोया हुआ आदमी 1967, काली आंधी। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा काली आंधी इनका है 1974, तीसरा आदमी 1976, आगामी अतीत 1976, वही बात 1980,
सुबह दोपहर शाम 1982, रेगिस्तान 1988, कितने पाकिस्तान 2000। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित रचनाओं और रचनाकारों को सुमेलित करना है, बताना है कि कौन सा विकल्प सही है। तो इस प्रश्न का सही जो उत्तर हो जाएगा वह है सी। श्यामा स्वप्न जो है वह ठाकुर जगमोहन सिंह की रचना है। नरेंद्र मोहिनी देवकीनंदन खत्री की रचना है। मायाविनी गोपाल राम गहमरी की रचना है। और पृथ्वीराज चौहान बलदेव प्रसाद की रचना है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। पैरों में पंख बांधकर यात्रा वृत्तांत के लेखक कौन है। तो यहाँ पे सही विकल्प क्या होगा, सही विकल्प है ए, राम वृक्ष बेनीपुरी। ठीक है, राम वृक्ष बेनीपुरी का यात्रा वृत्तांत है पैरों में पंख बांधकर 1952 ईस्वी और उड़ते चलो 1954 ईस्वी। ठीक है, और भगवत शरण उपाध्याय के हम बात करें यात्रा वृत्तांत की, तो कलकत्ता से पेकिंग 1955, सागर की लहरों पर 1959। राहुल सांकृत्यायन के यात्रा वृत्तांत की बात करें तो मेरी तिब्बत यात्रा 1937, मेरी लद्दाख यात्रा 1939, किन्नर देश में 1948, रूस में 25 मार्च 1952। ये इनका प्रमुख है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से रेखा चित्र का तत्व नहीं है, कौन नहीं है। तो सी, अभिनेता, यह रेखा चित्र का तत्व नहीं है, यह नाटक का तत्व है। बाकी जो हैं वो सारे रेखा चित्र के तत्व हैं। ठीक है, चरित्रोद्घाटन, वर्ण, विषय, उद्देश्य। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नाटकों और उसके रचयिताओं से संबंधित एक युग्म सही नहीं है। इसमें युग्म बताना है कौन सा सत्य नहीं है। वह है डी, करबला उदय शंकर भट्ट का नहीं बल्कि यह प्रेमचंद का नाटक है और जिसका समय है 1924 ईस्वी। करबला प्रेमचंद जी का नाटक है, 1924 ईस्वी समय है। ठीक है, अज्ञातवास जो है वो द्वारिका प्रसाद का है, सही है। कामना 1937 ईस्वी, 1927 ईस्वी जयशंकर प्रसाद का है नाटक। वरमाला 1925 ईस्वी गोविंद बल्लभ पंत की का नाटक है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। मुतख बुत्तवारिक पुस्तक के लेखक कौन है। सॉरी, पढ़ने में थोड़ा गड़बड़ी हो गई हो तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, मुंशी सदासुख लाल। ठीक है, लल्लू लाल की रचनाओं की बात करें अगर हम तो प्रेम सागर, सिंहासन बत्तीसी, बैताल पच्चीसी, शकुंतला नाटक, माधोनल, राजनीति, लाल चंद्रिका। ठीक है, प्रमुख। सदल मिश्र का है नासिकेतोपाख्यान, इंशाअल्लाह का उदयभान चरित या रानी केतकी की कहानी प्रमुख है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। स्त्री विमर्श की निम्नलिखित कृतियों में से उपन्यास रचना कौन सी है। तो यहाँ पे सही जो है वह है ए, पिछले पन्ने की औरत, शरद सिंह की जो रचना है यह उपन्यास है। ठीक है, यह उपन्यास है। यह जो उपन्यास है यह बेड़िया समाज की उन औरतों पर आधारित है जो सदियों से उपेक्षित और शोषित जीवन जीने के लिए विवश हैं। ठीक है, इनकी कुछ और उपन्यास है जैसे पिछले पन्ने की औरत 2005, इसका समय है 2005, और पचकौड़ी 2009 और कसबाई सिमोन 2012। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नाटक और नाटककारों का एक युग्म अशुद्ध है, हमें बताना है कौन सा अशुद्ध है। सही विकल्प हो जाएगा डी, अंजो दीदी विष्णु प्रभाकर का नहीं बल्कि उपेंद्र नाथ अस्क का नाटक है। ठीक है, बाकी सारा सत्य है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। जुलूस रुका है शीर्षक रिपोर्टाज के लेखक कौन है। तो यहाँ पे जो सही विकल्प है वह है बी, विवेकी राय। विवेकी राय का है जुलूस रुका है 1977 ईस्वी। ठीक है, प्रकाश चंद्रगुप्त का है बंगाल का अकाल, अल्मोड़े का बाजार, स्वराज भवन। युद्ध यात्रा धर्मवीर भारती का रिपोर्टाज है 1972 ईस्वी। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। एक युग्म सही नहीं है, हमें बताना है कौन सा युग्म सत्य नहीं है। तो इस प्रश्न की हम बात करें अगर तो सही विकल्प है डी, महायोगी जो है वो शिव प्रसाद सिंह की रचना नहीं है। ठीक है, ठीक है, बाकी जो शिव प्रसाद सिंह की जो रचना है वह महायोगी नहीं बल्कि उत्तर योगी है। ठीक है, क्या है, उत्तर योगी
श्री अरविंद 1972 ईस्वी या जीवनी परक एक रचना है। अगर हम शिव प्रसाद सिंह के कुछ अन्य रचनाओं की बात करें, जैसे इनके उपन्यास हैं अलग अलग बैतरणी, गली आगे मुड़ती है, नीला चांद, सैलूस, मंजूसिमा, कुहरे में युद्ध, दिल्ली दूर है, वैश्वानर। कहानी संग्रह है आर पार की माला, कर्मनाशा की हार, इन्हें भी इंतजार है, मुर्दा सराय, अंधेरा हंसता है, भेड़िए, दादी माँ, नन्हा आदि। निबंध है शेखरों के सेतु, कस्तूरी मृग, चतुर्दिक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है डायरी साहित्य से संबंधित कमलेश्वर की कृति कौन सी है? तो सही विकल्प हो जाएगा बी, देश देशांतर, जिसका समय है 1992 ईस्वी। ठीक है, रघुवीर सहाय का है दिल्ली मेरा परदेश 1976। ठीक है, सैलानी की डायरी जो है वो राजेंद्र अवस्थी की रचना है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा हिंदी आलोचक मार्क्सवादी समीक्षक की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह है डी, जगदीश गुप्त को मार्क्सवादी श्रेणी में नहीं रखा सकते क्योंकि यह नई कविता के कवि हैं। ठीक है, बाकी शमशेर बहादुर, मुक्तिबोध और रामविलास शर्मा ये तीनों ही जो हैं वो मार्क्सवादी हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। हिंदी साहित्य के प्राचीनतम आत्मचरित आत्मकथा किसका है? सबसे पुराना आत्मकथा, ये हमने पिछले भी प्रश्न में पूछा था। सही विकल्प हो जाएगा ए, बनारसी दास जैन की अर्धकथानक। ठीक है, 1641 ईस्वी। आगे बढ़ेंगे अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से एक आत्मकथा कमलेश्वर के द्वारा रची है, कौन सी लिखी गई है? 4 विकल्प दिए हैं। सही उत्तर है बी, जलती हुई नदी। ठीक है, इनकी कुछ आत्मकथा हैं जो मैंने जिया 1992, यादों का चिराग 1997 और जलती हुई नदी 1999। 3 आत्मकथा कमलेश्वर की लिखी गई है, जो मैंने जिया, यादों का चिराग, जलती हुई नदी। ठीक है, आगे अगर हम देखें रामविलास शर्मा ने लिखा था अपनी धरती अपने लोग। ठीक है, 1996, 3 खंडों में यह विभक्त है। बलराम ने पीर पर्वत बलराम की रचना है। अपनी धरती अपने लोग रामविलास शर्मा की है। ओम प्रकाश वाल्मीकि की है जूठन 1997। आगे बढ़ेंगे। नाम इसलिए बड़ा नहीं है, अगला प्रश्न है नाम इसलिए बड़ा नहीं है कि वह नाम है, वह इसलिए बड़ा होता है क्योंकि इससे सामाजिक स्वीकृति मिली होती है। यह कथन किसका है? तो यह जो कथन है, 4 विकल्प यहाँ पे दिए गए हैं। तो यह जो कथन है वह है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। ठीक है, और यह जो लिया गया है लाइन, इनके निबंध कुटज से ली गया है। ठीक है, इनके कुछ अन्य निबंध हैं अशोक के फूल 1948, कल्पलता 1951, विचार और वितर्क 1954, विचार प्रवाह 1959, कुटज 1964, आलोक पर्व 1972 और भी बहुत से हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भूत के पांव पीछे निबंध के लेखक कौन है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर देखेंगे। सही उत्तर है ए, हरिशंकर परसाई। ठीक है, हरिशंकर परसाई के प्रमुख निबंधों की बात करें तो पगडंडियों का जमाना 1966, जैसे उनके दिन भरे 1963, सदाचार का ताबीज 1967, शिकायत मुझे भी है 1970, छूटा हुआ गणतंत्र 1970, अपनी अपनी बीमारी 1972, वैष्णव की फिसलन 1976, विकलांग श्रद्धा का दौर 1980, भूत के पांव, बेईमानी की परत, सुनो भाई साधो 1983, तुलसीदास चंदन घिसे 1986, कहत कबीर 1987, हंसते हैं रोते हैं, और अगला है तब की बात और थी, अगला है ऐसा भी सोचा जाता है 1993, पाखंड का अध्याय 1998, आवारा भीड़ के खतरे 1998। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित चंद्रगुप्त नाटक के पात्रों के विषय में कौन सा कथन गलत है? तो यहाँ पे सही विकल्प जो है वह है बी, कल्याणी मगध की पटरानी है। यह बिल्कुल गलत है, वह मगध की राजकुमारी है, पटरानी नहीं है। ठीक है, राजकुमारी है। आगे बाकी सारा कुछ सही है। अलका गंधार की राजकुमारी है, कार्नेलिया भारत की सराहना करती है, राक्षस नंद का मंत्री है। सारे कथन सत्य हैं। आगे बढ़ेंगे। भाषा के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? तो इसमें सही विकल्प हो जाएगा सी, भाषा में प्रयुक्त शब्दों अथवा तथा उसके अर्थ का संबंध प्राकृतिक है। ठीक है, यह कथन जो है वह गलत है। बाकी बल्कि यह जो संबंध होता है यह प्राकृतिक नहीं बल्कि सामाजिक होता है,
क्योंकि समाज में ही, भाषा के माध्यम से हम समाज में ही अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, समाज में ही सब कुछ सीखते हैं। इसके साथ ही भाषा प्रतीक व्यवस्था है, अनुकरण से सीखी जाती है, सामाजिक है। ठीक है, सब कुछ सही है। अगला प्रश्न है वत्सर्य ध्वनियों के उच्चारण में, वत्सर्य ध्वनियों के उच्चारण में क्या होता है? सही विकल्प हो जाएगा हमारा ए, जिह्वा की नोक जो है हमारी दंत पंक्तियों के ऊपरी भाग को स्पर्श करती है। ठीक है, याद रखिएगा। जैसे क्या क्या बोलने में कौन सा वर्ण है? ना, ना बोल कर आप देखिए, ला, रा, सा, ये सारी जो ध्वनियाँ हैं, ये ध्वनि जो है ये वत्सर्य ध्वनियाँ हैं, ना, ला, रा, सा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है री ध्वनि है कैसी? तो री जो है वह मूर्धन्य ध्वनि है। ठीक है, मूर्धन्य ध्वनि है री। मूर्धन्य ध्वनियों में हमारा री, टा वर्ग, रा और सा आएगा। ठीक है, उत्क्षिप्त जो ध्वनियाँ हैं वो है ढ और ढ। ठीक है, पार्श्विक जो ध्वनि है वह है ला, संघर्षित जो ध्वनि है वह है सा, हा, खा, गा, फा और जा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है हमारा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अष्टम सूची के अंतर्गत भारतीय भाषाओं की व्यवस्था की गई है? तो यहाँ सही विकल्प हो जाएगा डी, अनुच्छेद 351 के अंतर्गत भारतीय भाषाओं की व्यवस्था की गई है। 1943 में संघ की भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, यह कहा गया है। ठीक है, इसमें 1943 में। 1945 में कहा गया कि प्रादेशिक भाषाओं से संबंधित प्रावधान इसमें है। 359 में, सॉरी 1900, गलती हो जा रही है, थोड़ी तबीयत नहीं सही है तो इस वजह से 343 में जो है वो संघ की भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, ये कहा गया है। 345 में कहा गया प्रादेशिक भाषाओं से संबंधित प्रावधान है। 349 में कहा गया भाषा से संबंधित कुछ विधियां अधिनियमित करने के लिए विशेष प्रक्रिया है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है कौन सी ध्वनियां अयोगवाह हैं? ठीक है, सही विकल्प हो जाएगा सी, आ। ठीक है, ये अयोगवाह है। आ स्वर है और डा ढा उत्क्षिप्त है और का खा स्वर व्यंजन है, स्पर्श व्यंजन है, सॉरी। ठीक है, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से एक युग्म गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे सही विकल्प हो जाएगा हमारा ए, लेखा परीक्षक, ऑडिट। लेखा परीक्षक का ऑडिट नहीं, ऑडिटर होता है। ठीक है, ऑडिटर, ऑडिट का अर्थ है लेखा परीक्षा और ऑडिटर का अर्थ होता है लेखा परीक्षक। ठीक है, यहाँ पे ये पूछ लिया था। दुराभिसंधि का है ये, सम्मति का और रिश्वत का। ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में महाप्राण ध्वनियाँ हैं कौन कौन सी? सही विकल्प हो जाएगा डी, डा धा। ठीक है, महाप्राण ध्वनियाँ वे होती हैं जैसे प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण। अल्पप्राण ध्वनियाँ हैं प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण। ठीक है, ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा निम्नलिखित में से एक कथन सही है। कौन सा कथन सही है यह बताना है। तो सही विकल्प हो जाएगा ए, सभी स्वर सघोष होते हैं, यह गलत है। ठीक है, सभी स्वर सघोष नहीं होते। ठीक है, दो भागों में बांटा गया है, सघोष और अघोष। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है हमारा सघोष अघोष आपको पता ही है ना। सघोष प्रत्येक वर्ग के तीसरे, चौथे और पांचवें व्यंजन को जो है वो सघोष कहते हैं और अघोष जो है वह प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा जो व्यंजन होता है वह अघोष होता है। ठीक है, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन अघोष और दूसरा तीसरा, चौथा और पांचवा जो है सघोष। ठीक, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है आकाशवाणी का ध्येय वाक्य क्या है? सही विकल्प हो जाएगा हमारा बी, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। अगला प्रश्न है हमारा ई कॉमर्स के लाभ के संबंध में निम्नलिखित में से एक कथन सत्य है। कौन सा? डी, वस्तु की भौतिक स्थिति का पूर्ण ज्ञान घर बैठे हो जाता है। ठीक है,
फटाफट सारे प्रश्नों को हल करते हैं। निम्नलिखित में से किसे अभिकारी शब्द माना जाता है? सही विकल्प हो जाएगा सी, अव्यय। अव्यय अभिकारी शब्द है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय भाषा विज्ञान की परंपरा में मुनित्रयी के नाम से प्रसिद्ध विद्वानों में कौन सम्मिलित नहीं है? तो वह है ए, भर्तृहरि, ठीक है। मुनित्रयी में आएंगे पाणिनि, पतंजलि और कात्यायन, ठीक है। चलिए आगे आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत अवधी के अतिरिक्त इनमें से कौन सी बोली समाहित की जाती है? तो सही प्रश्न हो जाएगा, सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी, बघेली। बघेली, ठीक है। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, ये तीनों पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। पश्चिमी हिंदी में खड़ी बोली, ब्रजभाषा, बुंदेली, हरियाणवी, कन्नौजी, राजस्थानी, ठीक है। राजस्थानी में मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती, ठीक है, मालवी और मालवी और पहाड़ी में गढ़वाली, कुमायूनी, बिहारी में मैथिली, मगही, भोजपुरी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी सेवा इंटरनेट से प्राप्त नहीं है? सही उत्तर हो जाएगा डी, ई हार्वेस्टिंग। यह इंटरनेट से प्राप्त नहीं है, बाकी सारे प्राप्त हैं। अगला प्रश्न है, शब्द की परिभाषा क्या है? ठीक है, आसान सा प्रश्न है। सही विकल्प हो जाएगा बी, सार्थक ध्वनि समूहों को शब्द कहते हैं, जैसे पुस्तक, कमल, गाय, घर, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। विशिष्टा पद रचना रीति, यह कथन किस आचार्य का है? तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा ए, आचार्य वामन। विशिष्टा पद रचना रीति, यह कथन वामन का है। कुंतक का है वक्रोक्ति काव्य जीवितम। आनंदवर्धन का जो प्रसिद्ध कथन है ध्वनिरात्मा काव्यस्य, ठीक है। और अगर हम बात करें अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ। जो वाग्जाल मनुष्य को दुर्गति, हीनता और पर मुखापेक्षिता से बचा ना सके, वह हृदय को पर दुख संवेदनशील ना बना सके, उसे साहित्य कहने में मुझे संकोच होता है। ये प्रश्न हमने पहले भी सॉल्व किया था। ये कथन है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का, ठीक है। इसके पहला जो पेपर हुआ था जीडीसी का, उसमें भी यह पूछा हुआ है, ठीक है। और आप रामचंद्र शुक्ल जी के कथन को जानते ही हैं कि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्तियों का सचित प्रतिबिंब होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, इस साहित्य के संदर्भ में इनकी कथन थे। व्यंग जीव है कवित, शब्द अर्थ गति अंग, सोई उत्तम काव्य है, वर्णय व्यंग प्रसंग। यह कथन किस आचार्य का है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा डी, प्रताप शाही, ठीक है। यह प्रताप शाही का काव्य है। मम्मट के प्रमुख काव्य कथन है, इनका कथन है। मम्मट के प्रमुख कथन की बात करेंगे तो तद दोषो शब्दार्थो सगुणा वनलंकृति पुनः क्वापि, इनका कथन है। भिखारीदास का प्रमुख कथन है, रस कविता को अंग भूषण है, भूषण सकल गुण स्वरूप और रंग दूषण करे कुरूपता। कुलपति मिश्र का है, गुण दोष रहित अरु गुण सहित कछु अल्प अलंकार, शब्द अर्थ सो कवित हैं ताको करो विचार। याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विरेचन सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? तो विरेचन सिद्धांत के जो प्रवर्तक हैं वो हैं हमारे अरस्तु, ठीक है। ठीक है, इनकी रचना है ऑन पोएटिक्स या फिर पेरी पोई एथिकेस, ठीक है। उदात्तवाद सिद्धांत के लोंजाइनस हैं। कल्पनावाद के कॉलरिज हैं। निर्वैयक्तिकवाद और वस्तुनिष्ठ समीकरण के इलियट हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, रस निष्पत्ति का समीक्षा संबंधी अभिव्यक्तिवाद सिद्धांत किस आचार्य का है? तो यह आसान सा प्रश्न है, हम सभी जानते हैं, अभिनव गुप्त का, ठीक है। भट्ट लोलट का कौन सा सिद्धांत है? भट्ट लोलट का है उत्पत्तिवाद। आचार्य शंकुक का है अनुमीतिवाद और आचार्य भट्टनायक का है भुक्तिवाद, ठीक है। अभिनव गुप्त का है अभिव्यक्तिवाद। अगला प्रश्न है, रस निष्पत्ति के संबंध में भावकत्व और भोजकत्व व्यापार की उद्भावना किस आचार्य ने की? अभी हमने बताया भावकत्व और भोजकत्व जो भट्टनायक, भुक्तिवाद, ठीक है। भट्टनायक सही विकल्प हो जाएगा बी, भट्टनायक, भुक्तिवाद। अगला प्रश्न है,
वयो अनुरूपः प्रथमस्तु वेशो वेशानुरूपश्च गतिः प्रचारः। औचित्य के संदर्भ में यह कथन किस आचार्य का है? तो सही विकल्प है डी, आचार्य भरत मुनि का। ठीक है, नाट्य शास्त्र से लिया गया है। औचित्य सिद्धांत के जो प्रवर्तक हैं वो आचार्य क्षेमेंद्र हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, काव्यालंकार सूत्र निम्नलिखित में से किसकी रचना है? तो यह जो रचना है वह है वामन की। ठीक है, और यह इनका समय है 8वीं शताब्दी। भामह 6ठी शताब्दी, इनकी रचना है काव्यालंकार। जयदेव 13वीं शताब्दी, इनकी रचना है चंद्रालोक। दंडी 6ठी शताब्दी, इनकी रचना है काव्यादर्श। अगले प्रश्न की ओर आएंगे, काव्य शोभाकारान धर्मान अलंकारान पृच्छते, यह कथन किस आचार्य का है? तो यह जो कथन है वह है आचार्य दंडी का। ठीक है, मम्मट का हमने बता दिया था, तद दोषो शब्दार्थो सगुणावाल निकृति पुनः क्वापि। वामन का प्रमुख कथन है काव्य शब्दोऽयं गुणालंकारम साहित्यो शब्दार्थयोर वर्तते। ठीक है, याद रखिएगा। और रुद्रट का है शब्दार्थो काव्यम। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, आदोषो सगुणो सालंकारो काव्यम, यह उक्त कथन किस आचार्य का है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हेमचंद, बी। ठीक है, जयदेव का कथन की बात करें तो अंगीकरोति चह काव्य शब्दार्थावलंकृति, याद रखिएगा। ठीक है, आनंदवर्धन का है काव्यास्यरात्मा ध्वनि रीति बुधैर्य समाम नाद पूर्व। ठीक है, विश्वनाथ का है वाक्यम रसात्मकम काव्यम। अगले प्रश्न की ओर आएंगे, उत्तराधुनिकता शब्द का प्रयोग कला के संदर्भ में किसने किया है? तो सही विकल्प है ए, जॉन वॉर्थ ने। ठीक है, कब किया? 1967 ईस्वी में। जबकि लियोटार्ड ने आगे चल के 1979 ईस्वी में उत्तराधुनिकतावाद को अधिक व्यापकता प्रदान की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, यह आसान सा प्रश्न है, जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। यह कथन किसका है? हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। कविता भाव का स्वच्छंद प्रवाह नहीं, भाव से पलायन है, व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति नहीं, उससे मुक्ति का नाम है। यह कथन किस विचारक का है? तो यह कथन है इलियट का। ठीक है, इलियट का कथन है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, अमीय झरते चहु और सौ नयन ताप हरिलेत, राधा जू के वदन अस चंद उदित के ही हेत। तो इस प्रश्न में पूछा है कि उक्त उदाहरण में अलंकार कौन सा है? सही विकल्प हो जाएगा सी, इसमें प्रतीप अलंकार है। ठीक है, प्रतीप साम्य मूलक अर्थालंकार है। इसका शब्दार्थ उल्टा या विपरीत होता है, या उपमा का बिल्कुल उल्टा होता है। ठीक है, यहाँ पे प्रसिद्ध उपमान को उपमेय या उपमेय को उपमान सिद्ध करके उपमेय या उपमान की उत्कृष्टता बताई जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, कुछ साहित्य शास्त्री दिए हैं, उनके सिद्धांत के नाम दिए हैं, हमें सुमेलित करना है, बताना है कौन सा विकल्प सही है। तो जो सही विकल्प है वह है ए। रिचर्ड्स का जो प्रमुख सिद्धांत है वह है मूल्य सिद्धांत, अरस्तु का है अनुकरण सिद्धांत, इलियट का है निर्वैयक्तिकता और कॉलरिज का कल्पना। उम्मीद है आप सभी को समझ में आ रहा होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किया था किसने? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है बी, गारसादी तासी ने। इस्तवार दाला लिटरेचर एंदुई द हिंदुस्तानी, इनकी फ्रेंच भाषा में लिखी गई इनका ग्रंथ था। ठीक है, 2 भागों में प्रकाशित हुआ। 1800 पहला भाग 1839 ईस्वी में और दूसरा 1847 ईस्वी में। चलिए आगे बढ़ेंगे। भाषा की कसौटी पर यदि ग्रंथ को कसते हैं तो और भी निराश होना पड़ता है, क्योंकि वह बिल्कुल बेठिकाने है, उसमें व्याकरण आदि की कोई व्यवस्था नहीं है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है ए, पृथ्वीराज रासो का। ठीक है,
आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है पृथ्वीराज रासों के संदर्भ में, ठीक है, ये याद रखिएगा, पृथ्वीराज रासों के संदर्भ में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस रचना को कड़वक शैली का प्रयोग नहीं हुआ है? किस रचना में? तो पाहुण दोहा में कड़वक शैली का प्रयोग नहीं हुआ है, ठीक है। कड़वक शैली चौपाई के साथ दोहा रखने की पद्धति को कड़वक शैली कहते हैं, ठीक है। पौमचर्यु जो है वो पहली रचना है कड़वकबद्ध, ठीक है, जबकि जम्मू शाही चर्यु और महापुराण भी कड़वक शैली में लिखा गया है। अगला प्रश्न है सांकेतिक अर्थ रखने के कारण इनकी बानियों की भाषा को संघा भाषा कहा गया। सही विकल्प कौन सा है? ए सिद्धों के बारे में यह कथन कहा गया है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आचार्य रामचंद्र शुक्ल भक्तिकाल सगुण धारा फुटकल रचनाएं शीर्षक के अंतर्गत परिगणित किस कवि के लिए कहते हैं? को कवि हृदय नहीं मिला था, उनमें वह सहृदय और भावुकता ना थी जो एक कवि में होनी चाहिए। वे संस्कृत साहित्य से सामग्री लेकर अपने साहित्य और रचना कौशल की धाक जमाना चाहते थे। हम सभी जानते हैं यह कथन उन्होंने केशव दास के बारे में कहा था, ठीक है। इन्होंने गंग के बारे में जो शुक्ल जी ने कहा है वो भी यहाँ पे सुन लीजिए। गंग के बारे में कहा कि सरल हृदय के अतिरिक्त वाग वैदग्य भी इनमें प्रचुर मात्रा में था। भिखारी दास के संदर्भ में शुक्ल जी कहते हैं इनकी रचना कला पक्ष में संयम और भाव पक्ष में रंजन कारणीय है। रहीम के संदर्भ में शुक्ल जी कहते हैं तुलसी के वचनों के समान रहीम के वचन भी हिंदी भाषी भूभाग में सर्वसाधारण के मुंह पर रहते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। दी मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक कौन है? तो हमने बताया जॉर्ज ग्रियर्सन, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास के लेखक कौन है? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी डॉक्टर राम कुमार वर्मा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आमानस के परि झिलमिल चंदा पूनम कै धरिसूर माद के परि व्यंद गर्जे बाजत अनहद दूर। उपर्युक्त गद्यांश में अनहद नाद की स्थिति को व्यक्त करने वाले योगी संत का नाम बताना है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है बी गोरखनाथ, ठीक है। अनहद नाद की स्थिति को व्यक्त करने वाले योगी हैं गोरखनाथ। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। पृथ्वीराज रासों में कितने जो है समय कितने समय या सर्ग हैं? तो कितने समय या सर्ग हैं? 45, 51, 59 या फिर 69। तो टोटल 69 समय या फिर सर्ग हैं पृथ्वीराज रासों में। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या नाम दिया है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी आदिकाल को बीज वपन काल कहते हैं, ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल वीर गाथा, राहुल सांकृत्यायन सिद्ध सामंत काल, जॉर्ज गियर्सन चारण काल, रमाशंकर शुक्ल रसाल जय काल, मिश्र बंधु आरंभिक काल, हजारी प्रसाद द्विवेदी आदिकाल, धीरेन्द्र वर्मा अपभ्रंश काल, मोहन अवस्थी आधार काल के नाम से पुकारते हैं। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। हिंदी साहित्य के आदिकाल को आधार काल किसने कहा? तो आधार काल कहा है डॉक्टर मोहन अवस्थी ने, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है साहित्य को जनता की चित्रवृत्ति का संचित प्रतिबिंब किसने माना? तो वह सही विकल्प है डी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। और महावीर प्रसाद द्विवेदी ने ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य माना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। लोक वार्ता के संदर्भ में निम्नलिखित में से एक कथन सत्य है। कौन सा कथन सत्य है? तो वह विकल्प है ए लोक वार्ता में पीढ़ी दर पीढ़ी परिवर्तन व विकास होता जाता है, यह कथन सत्य है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है अंधा युग के विषय में कौन सा कथन गलत है? तो सही विकल्प हो जाएगा सी इसके द्वारा कृष्ण भक्त की प्रतिष्ठा की गई है, ये कथन यहाँ पे गलत है। ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की गई है, बाकी सारे कथन सही हो जाते हैं, ठीक है। पौराणिक आख्यान द्वारा आधुनिक युग की अनास्था संतरास कुंठा अंकित की गई है, ठीक है, ये भी कथन सत्य है। और यह भी युद्ध की अंतिम परिणति पूरी मानवता का ध्वंस करती है, यह भी सही है। समय है इसका 1955, ठीक है। धर्मवीर भारती का द्वारा रचा गया गीति नाट्य है। जकी उपनाम तखल्लुस से
किस प्रसिद्ध हिंदी कवि उर्दू में गज़लें लिखा करते थे? तो कौन लिखता था? सही विकल्प हो जाएगा बी, जगन्नाथ दास रत्नाकर। ठीक है, उर्दू में लिखा करते थे। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है, भविष्यत कहा के रचनाकार कौन है? तो वो है धनपाल। ठीक है, कनकामर मुनि जो है इनकी रचना है करकंड चरित रास, और सोमप्रभ सूरी का है कुमार पाल प्रतिबोध। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, प्रगतिवादी काव्य के विषय में कौन सा कथन गलत है? 4 विकल्प दिए हैं। सही विकल्प हो जाएगा सी, इसमें धार्मिक भावनाओं का विशेष आदर है। बिल्कुल गलत है। ठीक है, धार्मिक भावनाओं के प्रति प्रगतिवाद में विशेष आदर नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, सुमेलित करते हुए कूट में हमें सही उत्तर का चयन करना है। तो यहाँ पे सही विकल्प क्या होगा? वह है ए, गोरखनाथ और उनका युग। यह जो रचना है वह है रांगेय राघव की। ठीक है, नाथ संप्रदाय जो रचना है वह है हजारी प्रसाद द्विवेदी की। हिंदी काव्य में निर्गुण साहित्य, यह जो रचना है पीताम्बर दत्त बड़द्वाल की है। सिद्ध साहित्य धर्मवीर भारती की रचना है। याद रखिएगा सारी रचनाओं को। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी के रचयिता हैं। सही विकल्प है ए, नंद दुलारे वाजपेयी। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है हमारा, भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था, वे वाणी के डिक्टेटर थे। यह कथन किस आलोचक का है? हम सभी जानते हैं, आसान सा प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन है। सॉरी, यह कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। हजारी प्रसाद द्विवेदी का। ठीक है, शुक्ल जी ने कहा था कि कबीर ने अपनी झाड़ फटकार के द्वारा हिंदुओं और मुसलमानों का कट्टरपन दूर करने का जो प्रयास किया है वह अधिकतर चिढ़ाने वाला सिद्ध हुआ, हृदय को स्पर्श करने वाला नहीं। ठीक है, ये शुक्ल जी का कथन है। बाकी भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था, वे वाणी के डिक्टेटर थे, यह हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वल्लभाचार्य के शिष्यों के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो यहाँ पे असत्य कथन है सी, नंददास और चतुर्भुज दास। वल्लभाचार्य के जो शिष्य थे वो थे कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास। सूरदास, परमानंद दास, कुंभन दास, कृष्णदास, सूरदास, कृष्ण। यहाँ नंददास जो हैं, नंददास और चतुर्भुज दास वल्लभाचार्य के नहीं बल्कि गोस्वामी विट्ठलनाथ जी के शिष्य थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, अंतिम प्रश्न, हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल को कला काल नाम देने वाले विद्वान कौन है? सही उत्तर हो जाएगा बी, रमाशंकर शुक्ल रसाल। उम्मीद है आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो लाइक करिए। मिलते हैं एक और प्रश्न पत्र को लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद।